राजनीति पर आप टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन राजनेता आप पर मन भर कर टिप्पणी करते हैं। इसीलिए मैं राहुल गांधी का आपने सुना होगा, उन्होंने अपनी जम्मू क्षेत्र में एक रैली कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोगों ने क्षेत्र को राजाओं से मुक्त किया है। एलजी भी राजा हैं यहाँ के, जिन्हें यहाँ की जनता हटाना चाहती है। ये उनकी राय होगी। मुझे लगता है कि मैं ऐसे लोगों को सलाह दूंगा कि एक सीक्रेट बैलेट करा लें, जम्मू को छोड़ दें कश्मीर में, और जनता की राय ले लें। मुझे लगता है कि उनका दिमाग खुल जाएगा, दिमाग के बंद दरवाजे खुल जाएंगे, ऐसे लोग जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपको विश्वास है कि पूरी जनता, जम्मू हो या कश्मीर? मैं आपसे बहुत जोर दे के कह रहा हूं, आप देश का बड़ा चैनल और बड़ा मीडिया हाउस है, आप ही लोग ये काम कर लीजिए। और अगर 75% से ज्यादा लोगों ने ये नहीं कहा कि नहीं ये जनता की भलाई के लिए पिछले 5 वर्षों में काम हुआ, तो मैं आपको कह रहा हूं मैं यहां से चला जाऊंगा। यूं तो यहां पर आपने बहुत सारे आयोजन कर दिए, फिल्मी हस्तियों से लेकर जम्मू कश्मीर के युवा सब यहां पर आते हैं, पीछे डल का नजारा लेते हुए पूरी दुनिया जम्मू कश्मीर के अमन को देखती है। लेकिन जब 2024 में लोकसभा चुनाव हुए और बड़ी संख्या में लोग निकलकर यहां पर वोटिंग किए, उन इलाकों में जहां पर बहिष्कार किया जाता था चुनावों का, वहां पर लोग वोट देने के लिए आए थे। यह सबसे बड़ा संकेत रहा। मुझे लगता है कि अगर चुनाव के इतिहास को आप देखेंगे जम्मू कश्मीर के, तो एक समय था जब 1957 में पहली बार चुनाव हुआ, तो यहाँ लद्दाख जम्मू कश्मीर मिलाकर के असेंबली सीटों की संख्या 75 थी। पता नहीं आपने कभी वो किताब पढ़ी है कि नहीं। 30 ऐसे एमएलए चुने गए जो अनअपोज थे। अनेक राजनीतिक दलों ने यहाँ के उस चुनाव का बहिष्कार कर दिया था। यहाँ एक बड़ी मशहूर कहावत थी कि 2 तरह के एमएलए हैं, एक जनता के चुने हुए और एक कलेक्टर साहब के चुने हुए। तो वहां से यहाँ की यात्रा शुरू हुई। 2024 का लोकसभा चुनाव मैं मानता हूं कि कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर की आवाम ने पिछले 5 वर्षों के परिवर्तन के कारण लोकतंत्र के मूल्यों में आस्था व्यक्त की, और अगर वोटिंग परसेंटेज को देखें तो लगभग 32-33 सालों बाद 58% से ज्यादा मतदान हुआ ओवरऑल, और वैली में भी 50.6% मतदान हुआ। यह स्वाभाविक रूप से इस बात को दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर की आवाम और खासतौर से वैली के लोगों ने भी भारत के लोकतंत्र में अपनी आस्था व्यक्त की, और जो एक नैरेटिव चलाने की कोशिश होती थी, पड़ोसी के षड्यंत्र से बाहर निकल करके उनको भी ये बात समझ में आ गई कि हमारा भविष्य भारत के साथ है। और यही कारण भी है मनोज जी कि जब हम जम्मू कश्मीर के लोगों से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि पीओके को निमंत्रण है कि वो आके लोग यहां पर मिल जाएं, क्योंकि उनके यहां वो सुविधाएं ही नहीं है जो यहां पर मिल रहा है। लेकिन आपने चुने हुए विधायकों और हैंड पिक किए हुए विधायकों की बात की। यहां पर आप ऐसे भी लोगों की आवाजें सुन रहे होंगे जो कह रहे हैं कि ये जो चुनाव हो रहा है ये तो फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो पावर है वो तो एलजी के हाथों में रहेगी। वो केवल और केवल पहले से तय कर दिया गया है, वो सारे बदलाव कर दिए गए हैं कि सरकार तो एलजी की ही चलेगी यहां पर। ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट देश की संसद ने पारित किया, अगर उसको आप एक बार गौर से देखेंगी तो उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये जो माहौल बनाया जा रहा है कि पावर बढ़ा दी गई, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में ये पावर पहले से थी। उनको नोटिफाई किया है एमएचए ने। अगर कोई बदलाव करना होता, पावर बढ़ानी होती, तो संसद से उसकी स्वीकृति लेनी होती। और एक बात लोगों को ये ध्यान में रखनी चाहिए, खासतौर से जो लोग संवैधानिक पदों पर रहे हैं या हैं, कि एब्रोगेशन ऑफ 370 और 35A देश की सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वसम्मति से एक फैसला दे दिया, और उस फैसले में जो देश की संसद ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया था उस पर मुहर लगा दी थी। तो मुझे लगता है कि अब ये उस पर सवाल उठाना उचित नहीं है। दूसरी बात कि जहां भी संघ राज्य क्षेत्र हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं,
मैं समझता हूं कि वहां इस तरह की शक्तियां उपराज्यपाल के पास हैं। और मुझे एक बात नहीं समझ में आती है कि विधानसभा के चुनाव या कहीं भी चुनाव क्यों होते हैं। अगर चुनी हुई सरकार का उद्देश्य है कि जम्मू कश्मीर में शांति हो, समृद्धि हो, विकास हो, स्थिरता हो, अमन हो, तो मुझे लगता है कि कोई टकराव की गुंजाइश नहीं है। और मैं आपके मंच से जम्मू कश्मीर की आवाम को, देश के लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर इस उद्देश्य से जो भी सरकार आएगी उसको पूरा समर्थन हमारा होगा। और जिन 5 बातों का मैंने जिक्र किया उसमें जितने कदम वो आगे बढ़ाएंगे, हम सफर के नाते हम उनका साथ देंगे। सर, इसको कहते हुए, इस डर को जताते हुए जो चीजों का जिक्र किया जाता है, मैं एक बार आपसे जानना चाहूंगी कि क्या इसका इंटरप्रिटेशन गलत है या नहीं। जो होम मिनिस्ट्री ने जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स में बदलाव किए, उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को एक्सपैंड करते हुए एक एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन के जरिए एलजी के पास अब फाइनल अथॉरिटी है। ऑल इंडिया सर्विसेज, सीनियर ब्यूरोक्रेसी यूनियन टेरिटरी में कौन रहेगा? की इंस्टीट्यूशंस लाइक एंटी करप्शन ब्यूरो, डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशंस, प्रिजन्स एंड फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, डिसीजन मेकिंग पावर ओवर अपॉइंटमेंट ऑफ द एडवोकेट जनरल एंड अदर लॉ ऑफिसर्स। मेरा आपसे निवेदन है, मैंने पहले ही कहा जी। कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को एक बार पढ़ लीजिए, उसमें ये प्रोविजन ऑलरेडी थे। एमएचए ने केवल नोटिफाई किया है। अगर कुछ बढ़ाना या घटाना होता तो उन्हें देश की संसद में जाना होता। और मुझे लगता है कि बाकी यूटीज में जो अभी एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको भी आप पढ़ेंगी तो इसमें कोई ऐसा बदलाव नहीं है जिस पर कोई हंगामा करने की जरूरत है। तो एक बार यहां पर 10 साल बाद चूंकि चुनाव हो रहे हैं, बहुप्रतीक्षित चुनाव है, सबको इंतजार था। और मैं इसमें उन नेताओं की बात नहीं कर रही हूं जो लंबे समय से यहां पर राजनीति में हैं, बल्कि उन युवाओं की बात कर रही हूं जो पहली बार भी राजनीति में आ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स आ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि इंडिपेंडेंट्स दरअसल सिर्फ प्रॉक्सी के तौर पर खड़े किए जा रहे हैं ताकि राजनीति के खेल को यहां पर बिगाड़ा जा सके। क्या आपने यहां रहते हुए वो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस यंगस्टर्स में देखे हैं या वाकई सामने लाया गया है इन लोगों को? नहीं, 2 बात मैं कहना चाहूंगा। एक तो मुझे लगता है कि चुनाव अभी हुए नहीं जी। और पहले से आकलन करना ये सर्वथा अनुचित है। भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है और मुझे लगता है कि कुछ लोगों की आदत बन गई है कि किसी भी संवैधानिक संस्था पर कोई सवाल खड़ा कर देना, उनकी महत्ता को कम करना है। मुझे लगता है कि ये अच्छी स्थिति नहीं है। अभी लोकसभा के चुनाव हुए हैं और मुझे लगता है कि किसी ने ये आरोप नहीं लगाया कि लोकसभा चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए बराबर नहीं थी। और यहां मैं ये बात कह सकता हूं कि विधानसभा चुनाव भी पूरी तरह से फ्री एंड फेयर होंगे। और अभी 11 बजे रात को भी लोग जा करके रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं। 12 बजे रात को भी प्रचार हो रहा है, गले से गले मिल रहे हैं लोग, हाथ मिला रहे हैं। नहीं तो पहले के चुनाव को आप लोगों ने कवर किया होगा आज तक ने, खास तौर से तो गाड़ी से लोग बाहर नहीं निकलते थे। तो ये जो परिवर्तन हुआ इसे देखने की जरूरत है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं कि चुनाव निष्पक्ष होंगे, शांतिपूर्ण हो, इसकी हर कोशिश होगी। और जम्मू कश्मीर की आवाम में एक नई एस्पिरेशन पैदा हुई है। खासतौर से जब से 3 टियर पंचायती राज सिस्टम लागू हुआ यहाँ, मैं कह सकता हूं कि देर से लागू हुआ, लेकिन फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज ये तीनों हमने ट्रांसफर कर दिए थे। और डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स का प्लान हो या विकास की योजनाएं हैं, इनको बनाने का काम, इस योजना को अंतिम स्वरूप देने का काम 32-33 हजार चुने हुए जनप्रतिनिधि करते थे। उसमें से अनेक ऐसे युवा हैं जो ये सपना देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के विकास में वो भी अपना योगदान देंगे। अब इंडिपेंडेंट प्रॉक्सी लड़ रहा है या क्या लड़ रहा है, मैं समझता हूं कि एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की मर्यादा है। उस मर्यादा का और चुनाव आयोग के नियमों से मैं बता हूं, इसलिए उस राजनीतिक बिंदुओं पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूं। राजनीतिक दलों का काम है, कुछ कुछ कहते रहते हैं। मुझे लगता है कि जनता इसका फैसला करेगी। लेकिन संवैधानिक बिंदुओं को भी हम चाहते हैं कि दर्शकों तक पहुंचे ये बात। चूंकि कई राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जो धारा 370 हम वापस बहाल कर देंगे, स्टेटहुड हम दे देंगे, ये चीजें कह रही हैं। क्या
वादे के तौर पर जो कहा जा रहा है वो संभव है संवैधानिक रूप से राज्य के स्तर पर? ये दो बातें हैं। मैंने पहले ही आपको एक बात कही कि जो लोग संवैधानिक पदों पर रहे हैं या संविधान की शपथ लेते हैं, उनको एक बात जाननी चाहिए कि अब 370 और 35 से भारत के संविधान का हिस्सा नहीं है, नंबर एक। दूसरी बात, देश की सर्वोच्च अदालत ने इस पर अपनी वैधानिक मुहर लगा दी है। बचना चाहिए लोगों को, मेरी सलाह होगी। राजनीति पर आप टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन राजनेता आप पर मन भरकर टिप्पणी करते हैं। इसीलिए मैं राहुल गांधी का आपने सुना होगा, उन्होंने अपनी जम्मू क्षेत्र में एक रैली कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोगों ने क्षेत्र को राजाओं से मुक्त किया है, एलजी भी राजा हैं यहाँ के, जिन्हें यहाँ की जनता हटाना चाहती है। ये उनकी राय होगी। मुझे लगता है कि मैं ऐसे लोगों को सलाह दूंगा कि एक सीक्रेट बैलेट करा लें, जम्मू को छोड़ दें कश्मीर में, और जनता की राय ले लें। मुझे लगता है कि उनका दिमाग खुल जाएगा, दिमाग के बंद दरवाजे खुल जाएंगे, ऐसे लोग जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपको विश्वास है कि पूरी जनता, जम्मू हो या कश्मीर? मैं आपसे बहुत जोर दे के कह रहा हूं, आप देश का बड़ा चैनल और बड़ा मीडिया हाउस है, आप ही लोग ये काम कर लीजिए। और अगर 75% से ज्यादा लोगों ने ये नहीं कहा कि नहीं ये जनता की भलाई के लिए पिछले 5 वर्षों में काम हुआ, तो मैं आपको कह रहा हूं मैं यहां से चला जाऊंगा। बहुत सारी चीजें प्रत्यक्ष दिखती भी हैं जी। देखने वालों को जरूर दिखती है, जिन्होंने एक अलग किस्म का चश्मा लगाया उन्हें न आज दिखेगा न कभी दिखेगा। मनोज सिन्हा जी, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर जब धारा 370 को यहाँ से हटाया गया, अनुच्छेद 370 को, उसके बाद उन्हें जेल में डाला गया, नजरबंद भी किया गया। अब चूंकि चुनाव का समय है, ये भी सवाल राजनीतिक पार्टियां उठाती हैं कि क्यों यही समय को चुना गया है जेल से उन लोगों को बाहर निकालने के लिए। मुझे लगता है कि अब न्यायालयों पर प्रश्न चिन्ह लगाने की आदत जो पड़ गई है वो देश के लिए ठीक नहीं है। तब तो कई लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं, कुछ लोगों पर बड़े गंभीर आरोप लगे थे, जम्मू कश्मीर लद्दाख के उच्च न्यायालय ने उनको बरी कर दिया। इसका मतलब कि उसमें भी कुछ खेल हुआ था। तो अपने गिरेबान में झांक करके ही दूसरे पर आरोप लगाना चाहिए। कीचड़ में पत्थर गिरता है तो खुद पर भी आता है, ये इससे शायद लोगों को बचना चाहिए। अब मैं विकास कार्यों की तरफ चर्चा को ले जाना चाहती हूं, क्योंकि बहुत लंबे समय तक कुछ क्षेत्रों का में तो दिखा कि ढांचा कुछ बन रहा है, लेकिन दूर दराज के इलाके, चाहे जम्मू का संभाग हो जाए या फिर कश्मीर के हिस्से में ही जो सरहदी इलाके हैं, वहां तक निर्माण का जाना हो। आपने कोविड के दौर में भी अपना कार्यकाल संभाला है। क्या कोविड के कारण थोड़ी सी देरी हुई उसमें? क्या आपके मन के अनुसार उस तेजी से, उस रफ्तार से काम हो पाया है उन क्षेत्रों में? नहीं, स्वाभाविक रूप से वो जो कोविड का दौर था वो बड़ा खराब दौर था, और पूरी गति देश की या जम्मू कश्मीर की रुक गई थी। पूरी मानवता पर मैं समझता हूं कि शताब्दी में इतना बड़ा संकट नहीं आया था। स्वाभाविक रूप से कामों की गति कम हुई थी, लेकिन मुझे लगता है कि उसके बाद उस गति को तेज किया गया, और मैं समझता हूं कि बड़े पैमाने पर, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड कनेक्टिविटी हो, पावर हो, या जिससे यहाँ के लोगों के जीवन में खुशहाली आ सकती है, मोटे तौर पर 3-4 क्षेत्र में मानता हूं। कनेक्टिविटी किसी भी इलाके के विकास में सबसे बड़ा योगदान करती है। अगर आप देखेंगे 10 वर्षों में जितनी सड़क बनी थी उससे ज्यादा सड़क हम लोगों ने 4 साल में बनाई है, चाहे वो रूरल रोड्स हों, या अगर हाईवे और एक्सप्रेसवे की मैं बात करूं तो आज 1.5 लाख करोड़ रुपए के काम जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। हाईवे, टनल। जब मैं आया था 20 में, मुझे याद है, आपके साथी यही हैं आज तक के, जम्मू से श्रीनगर आते आते लोग थक जाते थे, कमर में दर्द हो जाती थी। इनको भी मैंने देखा है बेल्ट बांधते हुए, 8 घंटे लगते थे, अब 4-4.5 घंटे में चले आते हैं। अनेक ऐसे स्थान में गिना सकता हूं, चाहे वो जम्मू से पुंछ जाना हो, रजौरी जाना हो, किश्तवाड़ जाना हो, डोडा जाना हो, तो ये अनेक इस तरह के काम हुए हैं। हाँ, ये सही है कि जरूरतें बढ़ती जाती हैं, लोगों की एस्पिरेशन जब काम होते हैं। पहले लोग ये नहीं सोचते थे कि गांव में भी सड़क बन सकती है। और मैं आज कहना चाहता हूं कि पीएमजीएसवाई जब इस देश में शुरू हुई थी, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे 2001 में,
तो जो भारत सरकार ने लक्ष्य रखा था कि 1000 आबादी के सभी गांवों को पीएमजीएसवाई के अंतर्गत रोड कनेक्टिविटी देनी है, उस समय जो हिली स्टेट्स थे, पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, ऐसे नॉर्थ ईस्ट के राज्य, वहां ये क्राइटेरिया थी 500 आबादी के। उसके बाद सेकेंड फेज में 500 आबादी के गांवों को जोड़ने का लक्ष्य भारत सरकार ने रखा और हिली स्टेट्स के लिए वो क्राइटेरिया थी 250 आबादी। तो मैं आपसे आज कहना चाहता हूं कि 2001 के सेंसस के आधार पर जितने गांव हैं उसमें 7 गांव बचे हैं जो नहीं जुड़े हैं और वो 7 गांवों को जोड़ने का काम चल रहा है। 2-2.5 महीने में वो काम खत्म हो जाएंगे। 2011 के सेंसस के आधार पर 250 आबादी के जो गांव हैं, 113 गांव बचे हैं और उनकी भी योजना हमने बनाई है। 1.5 साल में वो भी सभी गांव सड़क से जोड़ दिए गए।